हेलो बच्चों, ये वाला जो वीडियो है ये ट्यूटोरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज सीबीएसई ने कुछ सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं अपनी वेबसाइट पे cbseacademic.nic.in पे। अगर आप जाएंगे वहाँ पे सैम्पल पेपर वाला कॉलम जहाँ पे मिलता था उसमें थर्ड कॉलम ऐड हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हालांकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेम लेवल के नहीं है, थोड़ा सा लेवल हाई है, तो उनके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल उन्होंने 50 क्वेश्चन दिए हैं। ये कन्फ्यूजन को दूर करना है, ये एग्जैक्ट पेपर का पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन एक या दो या किसी पर्टिकुलर लेवल पे पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको पेपर देख के डरना नहीं है। हालांकि पेपर के जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअल बेस्ड है, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस गलत भी दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। टोटल 50 क्वेश्चंस है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सब सब्जेक्ट के अभी नहीं आए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, नहीं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो ये सब सब्जेक्ट के नहीं, कुछ ही सब्जेक्ट्स के हैं, क्योंकि सीबीएसई ने इशू किए हैं लास्ट मोमेंट पे किए हैं, तो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आए या इस टाइप के आए। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि यहाँ एक रिलेशन दे दिया हमें और पूछा हुआ है कुछ ऑप्शंस के भी, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इस तरह के क्वेश्चंस। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये सेट पे रिलेशन बन रहा है एक्स वाई जेड पे, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो एक्स एक्स हमारे पास होना चाहिए, वाई वाई होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वाई वाई नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं जो कहती है रिफ्लेक्सिव है, राइट। हम और कोई ऑप्शन नहीं नेगलेक्ट कर सकते। अब चलते हैं सिमेट्रिक वाले पार्ट पे। एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, वाई एक्स है तो एक्स वाई होना चाहिए, वाई जेड है तो जेड वाई होना चाहिए, जेड वाई भी नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ऑप्शन बी गई। अब हमारे पास डाउट आता है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि डी करेक्ट है। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बट हमने ना इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आप ध्यान से सोचें, ऐसा कोई कॉन्जिक्यूटिव पेयर ढूंढने की कोशिश करें ट्रांजिटिव, तो हमें एक पेयर दिख रहा है बेटा, वाई एक्स कॉमा बिलोंग्स टू आर, हमारे पास वाई एक्स आर के अंदर आ रहा है और उसी के साथ एक्स वाई आर के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर मिल गया। तो अगर एक्स वाई वाई एक्स आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव कब होगा, जब हमारे पास वाई कॉमा वाई आना चाहिए, जो आर के अंदर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर आर ट्रांजिटिव नहीं है तो हमारी सी ऑप्शन भी गलत हो गई, तो यानी हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमारी सी ऑप्शन भी गलत हो गई। तो हमारी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, यानी इस पार्ट का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डील कैसे कर सकते हैं कि आप जो बचे हुए एलिमेंट है उनको ढूंढिए और उनमें से देखिए कोई कॉन्जिक्यूटिव पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ ये कह रहा है पी और क्यू दो मैट्रिक्स हैं जिसमें पी क्यू एंड क्यू पी बोथ एग्जिस्ट। इसका मतलब है पी और क्यू भी हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं और क्यू और पी भी मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसकी मान लूँ कि इसके अंदर रो 1 और कॉलम 1 इसका ऑर्डर है, इसका रो 2 इंटू कॉलम 2 है ऑर्डर, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब है C1 और R2 बराबर है, और क्योंकि हम इसको भी मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो इसका मतलब R1 C2 के इक्वल है। क्लियर बात हुई है, तो C1 R1 R2 के इक्वल है, इसका मतलब कह सकते हैं कि P का ऑर्डर हो जाएगा R1 कॉमा R2, मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, और Q का ऑर्डर भी हो जाएगा R2 कॉमा R1। ये हो गया हमारे पास P का ऑर्डर, ये हो गया हमारे पास Q का ऑर्डर। तो ये कह रहा है कि P Q और Q P इक्वल होंगे, तो हमें प्रोडक्ट तो पता नहीं है कि उनकी वैल्यू इक्वल आएगी नहीं आएगी। ठीक बात है, तो इसका मतलब पहली ऑप्शन तो गलत हो गई, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना P Q और Q P इक्वल हो, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। P Q का ऑर्डर क्या आ रहा है, ये दोनों सेम होने पे ऑर्डर आ जाएगा R1 और Q P का आ जाएगा R2 तो P Q और Q P तो बराबर नहीं है। सेकंड कह रहा है कि पी एन क्यू स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ज़रूरी नहीं है पी क्यू, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि R1 और R2 बराबर है कि नहीं है, तो R1 और R2 बराबर नहीं होने की वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। अब कह रहे हैं कि पी और क्यू का ऑर्डर सेम है, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि नहीं है, क्योंकि पी क्यू का ऑर्डर तो R1 R2 है और क्यू का R2 R1 है, तो पी और क्यू का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऑप्शन डी बचती है। बट हम यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं क्यू का ट्रांसपोज करूँगा तो क्यू का ट्रांसपोज का ऑर्डर आ जाएगा R1 एंड R2,
तो ये दोनों का ऑर्डर मैच कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जो हमारा इन्वर्स के कंसेप्ट पे है। तो यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, नॉर्मल फंक्शन। बोला गया कि यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका हमने इन्वर्स निकाला, और इन्वर्स इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये cos x फंक्शन बन रहा है, cos x का ग्राफ बन रहा है बेटा। क्यों, कैसे पता चला? पहली बात, कॉन्टीन्यूस है, -1 से 1 अचीव कर रहा है वैल्यूज़, ठीक है। तो अब -1 से 1 कर रहा है अचीव सारी की सारी वैल्यू। इसका मतलब अगर हमने 11th में ग्राफ पढ़े तो अब देख सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं, बट अब यहाँ से भी देख सकते हैं cos 0 पे 1 आता है, तो ये नहीं, ये 0 पे 1 दे रहा है, इसका लो ये cos x का ग्राफ है। तो अब हमें ढूंढना है कि cos इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, और वो कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करो। तो हम यहीं से कनेक्ट करेंगे कि cos इनवर्स का डोमेन क्या होता था। हम कहेंगे cos इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, और इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या आती है, 0 से पाई। तो हमें देखना है ऐसा कौन सा ग्राफ है जो -1 से 1 मूव हो रहा है, ठीक है ना, और 0 से पाई उसकी प्रिंसिपल रेंज है। तो आप देख के बता सकते हैं कि -1 से 1 कौन सा मूव हो रहा है। देखिए पहली बात, ये -3 और 3 जा रहा है, तो -1 से 1 नहीं है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये भी -3 से 3 है, इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे। ये -1 से 1 है, और ये भी -1 से 1 है। अब कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई। तो आप देखो ये ग्राफ -π/2 से π/2 जा रहा है, और ये ग्राफ 0 से लेके पाई तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन सही हुई, तो ये वाली ऑप्शन गलत हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। यानी एक तरह से हमें कनेक्ट करना है नॉर्मल फंक्शन को उसके इन्वर्स से, और साथ साथ देखना है डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं कह सकते इसको, हाँ, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट। तो हमने इस तरह से इसको ऑब्जर्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन का एप्लीकेशन है। यहाँ पे पहली लाइन में आपके लिए पढ़ता हूँ क्या लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कायरा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जूही, यानी कायरा जो है उसकी एज जूही से डबल है। ये क्या क्वेश्चन दे दी बेटा, जिसको अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बन जाएगा k-2j = 0। अगली कह रहा है लाइन, कायरा इज थ्राइस एज ओल्ड एज उदिता, कायरा उदिता की थ्राइस है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा k-3u = 0, क्योंकि 3u को इधर ले आया। अब वो कह रहा है तीनों की एज 33 है, तो इसका मतलब है कायरा प्लस जूही प्लस उदिता की जो एज है 33 है। तो यहाँ पे कह रहा है k-j-u, अगर इनकी एज रिप्रेजेंट करते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हम इसको तीनों वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ u नहीं था, यहाँ j नहीं है, तो जब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे कोफिशिएंट आएंगे k-j-u। तो पहली वाली इक्वेशन में k का कोफिशिएंट 1 है, j का -2 है और 0 है, और राइट साइड पे हमारी इक्वेशन बन रही है 0। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट k का 1, j का 0, u का -3। इसमें टोटल राइट साइड पे 0 आ रहा है। अगले वाले में तीनों की कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे टोटल 33 आ रहा है। तो एक बार चेक करें कौन सी ऑप्शन सही है। 0 0 33 तो यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि k-j-i का j-u का ऑर्डर है, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गई। अब देखिए 1 -2 0, 1 -2 0 नहीं है, तो ये भी गई। 1 1 1 है, तो ये भी गई। तो ये वाली हमारी ऑप्शन बिल्कुल मैच करती है। तो कह रहा था कि इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं 1 -2 0 1 0 -3 1 1 1 k-j-u = u 33 आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया, उसके पीछे रीज़न बताता हूँ आपको मैं। क्योंकि यहाँ पे सारी ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ या तो ये गलत टाइप हो गया, ठीक है, या तो ये गलत टाइप हो गया, नहीं तो अदरवाइज ये सारी ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए बेटा फंक्शन को जब मैं लिखूँगा, हमने क्वेश्चन इस तरह क्या किया हुआ है कि देखिए ध्यान से sin x प्लस cos x/√2 है। तो क्या मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूँ sin x इंटू 1/√2, 1/√2 को लिख सकते हैं cos π/4, यहाँ लिख सकते हैं cos x इंटू 1/√2, जिसको हम लिख सकते हैं sin π/4। तो हमारे पास ये फंक्शन बन रहा है, ये बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ sin x प्लस π/4। तो अब हमें देखना है कि क्या x प्लस π/4 साइन की प्रिंसिपल रेंज में आता है। अगर आता है तो ये सिर्फ x प्लस π/4 आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये कह रहा है कि x लाई कर रहा है -π/2 से, ओपन ब्रैकेट है ये, π/4 के बीच में। अब जब मैं π/4 ऐड करूँगा
तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस पाई बाय 4, यहाँ आ जाएगा x प्लस पाई बाय 4 और यहाँ आ जाएगा पाई बाय 2। तो क्योंकि ये जो थीटा है, अगर क्योंकि साइन की इन्वर्स की आपको प्रिंसिपल रेंज पता होगी ना बेटा, क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अगर ये लाई करता है तो हम इसको कट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है और सीधा बन जाता है। यहाँ पे तो ये हो रहा है क्योंकि ये उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसके अंदर ही आ रहा है, तो कहेंगे यस। तो इसका मतलब x प्लस पाई बाय 4 आएगा, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 1, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। बट यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे हमारे पास इंटरवल आ गया माइनस पाई बाय 2 से पाई। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूँ, थोड़ा सा ब्रेक कैसे करते हैं कि मैं इसको मान लेता हूँ माइनस, पहले क्या दी थी इंटरवल की वैल्यू, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 4। तो ना मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ पे, और पाई बाय 4 से पाई। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ये ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है, देख लिया अब हमने। अब यहाँ बात करते हैं कि जब x पाई बाय 4 से पाई के बीच में होगा और हमें बनाना है x प्लस पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2, इधर बन जाएगा ये पाई प्लस पाई बाय 4। तो आप देखोगे ये जो है क्वाड्रेंट, ये तो बाहर निकल गया। कैसे बाहर निकल गया, क्योंकि जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट भी कवर हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट भी कवर हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन होगा, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ, कि जब ये वाला एंगल x प्लस पाई बाय 4 पाई से पाई प्लस पाई बाय 4 के बीच में होगा, तो हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू होगी वो माइनस साइन थीटा आएगी, है ना, माइनस पाई बाय ये आ जाएगी सेम। और यानी ये माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, या फिर इसको हम 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पार्ट ऑफ द इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। इसका मतलब ये ओवरऑल ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए सारी ऑप्शन गलत हो गई, क्योंकि कांस्टेंट भी नहीं है, इंक्रीज कर रहा है बट पूरे में नहीं कर रहा। और हमें पता है कि जब कोई फंक्शन पूरे इंटरवल में सेम नेचर नहीं होती तो हम कहते हैं इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सेम बात यहाँ पे, और बोथ तो स्टेटमेंट ही गलत है, दोनों इंक्रीज कर रहा है, वो कैसे पॉसिबल है। इसको हम लिखते हैं ऐसी स्टेटमेंट को, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट। तो अगर उन्हें क्वेश्चन फ्रेम किया तो ऑप्शन डी होनी चाहिए। बट जब भी कोई क्वेश्चन इंटरवल में पार्टली चेंज करता है तो हम इसको लिखते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बच्चों के लिए, तो आई थिंक अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ेगा ना, ये कह रहा है कि एक्स और वाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर एक्स और वाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, एक्स का ट्रांसपोज एक्स के इक्वल है और वाई का ट्रांसपोज वाई के इक्वल है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। क्या प्रॉब्लम है अभी देखना, इसमें दो आंसर सही आएंगे। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा डेफिनेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, इसको मैं P मान लूँ, तो हम देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आता है। तो आपको पता है सम और डिफरेंस में ही सेम ऑर्डर फॉलो करता है, तो ये बन जाएगा एक्स वाई का ट्रांसपोज माइनस वाई एक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर ये चेंज हो जाता है, तो पहले आएगा वाई का ट्रांसपोज फिर एक्स का ट्रांसपोज, यहाँ आएगा क्योंकि ना ऑर्डर चेंज होता है बेटा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो उस प्रॉपर्टी से बन जाएगा एक्स ट्रांसपोज ये वाई ट्रांसपोज। अब वाई ट्रांसपोज तो वाई के इक्वल दिया हुआ है और एक्स ट्रांसपोज एक्स के इक्वल दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो ये तो माइनस एक्स वाई माइनस पाई एक्स हो गया, तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। बट प्लस वाले में अगर हम देखें, सेम क्वेश्चन में प्लस करता हूँ, तो प्लस वाले में तो ये आ जाएगा वाई एक्स प्लस एक्स वाई, और सम तो कॉम्यूटेटिव होता है तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक आ जाएगा। यानी ये ऑप्शन तो ठीक हो रही है बी। बट हम ये देख रहे हैं सी वाली भी ऑप्शन करेक्ट हो रही है बेटा। कैसे करेक्ट हो रही है देखें, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा या डैश ही लगाता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स डैश का ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई डैश का ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो बाद वाले का ट्रांसपोज पहले आएगा, यानी एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
यहाँ पे वाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, क्योंकि एक मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करने पे सेम आ रहा है ये भी, तो ये मैट्रिक्स सेम बन गया, तो ये भी सिमेट्रिक है। और डी तो सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे कि बी और सी दो ऑप्शन सही होंगे। तो यानी यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउटफुल था कि दो ऑप्शन कैसे सही हो सकती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट एक बार मैं डी पार्ट भी आपको करके बता देता हूँ। तो जब आप डी वाले को सॉल्व करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस वाई ट्रांसपोज। अब हमें शो करना है या चेक करना है कि पी का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है। तो जब हम होल इक्वेशन का ट्रांसपोज लेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होगा, पहले सेकंड वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का। तो ये बन जाएगा वाई ट्रांसपोज प्लस वाई, ये बन जाएगा एक्स ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये पी वापस तो नहीं आया ना, हम इसको लिख सकते हैं वापस, क्योंकि प्लस में अगर आगे भी करेंगे तो अलग हो रहा है ना। यहाँ पे ये एक्स वाई बन रहा है, यहाँ पे ये एक्स वाई डैश बन रहा है, तो सेम नहीं आ रहा, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो सकती हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3x प्लस 4y एक फंक्शन दिया हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी इसकी हमें ढूंढनी है, और ये कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं। तो पहली बात ना, इसके अंदर आप ध्यान से 6,6 और 10,2 तो कॉर्नर पॉइंट नहीं है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं कॉमन शेड रीजन के, हाँ हमें पता है मैक्सिमा और मिनिमा उसी पे आता है। यानी या तो मैक्सिमा इधर 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 पर इधर आना चाहिए। बट अगर आप ऑप्शन देखें तो एक ऑप्शन 6,6 दे रखी है जो कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो इसको पहले नेगलेक्ट कर देंगे। 10,2 दे रखी है, ये भी नेगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास आंसर या तो 2,6 पे आएगा, 6,2 पे आएगा, यानी ये हमारे को ऑप्शन ही नहीं दे रखी। तो हम सीधा इन दोनों पे चेक करते हैं टाइम सेव करने के लिए। तो 2,6 जब पुट करेंगे तो z 2,6 पे आ जाएगा हमारे पास, x की जगह 2 पुट किया तो 6 और 24, तो ये आ रहा 30। बट मैच तो कर रही है ऑप्शन, बट मैक्सिमम है कि नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। हम 6,4 पुट करते हैं दूसरा पॉइंट, तो ये बन जाएगा 6 3 द 18 प्लस 4 4 द 16 34। तो दोनों पे मैक्सिमम तो 34 पे मिल रही है, इन्हें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, ए गलत हो जाएगी। हालांकि ए की वैल्यू 30 ही आ रही है, बट मैक्सिमम नहीं है, हमसे मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो रही है 34, और कहाँ हो रही है 6,4 पे। 8th क्वेश्चन का भी जो आंसर दे रखा है इसके सॉल्यूशन में वो गलत दे रखा है। अब हालांकि 8th क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टली आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो ज़रा, ठीक है। अगर हम 8th क्वेश्चन में देखें, हम यहाँ पे दे रखे हैं कि ना एफ सी डिनोट फॉर सेट ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शन और एफ डी स्टैंड फॉर ऑल डिफरेंशियल फंक्शन। अब याद होगा हमने क्लास में पढ़ा था कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन मस्ट बी कॉन्टीन्यूस। हर डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, बट हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल लिया था हमने मॉड का, मॉड फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे मॉड एक्स अगर बात करूँ तो मॉड एक्स कॉन्टीन्यूस है हर जगह, मॉड एक्स का ग्राफ, बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे मॉड एक्स हमेशा कॉन्टीन्यूस आएगा बट जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब सारे कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो अब क्वेश्चन में ना ऑप्शन में डाउट कहाँ है, ए और सी में से कौन सी ऑप्शन सही होगी, क्योंकि ये तो गलत है कि भी एफ सी और एफ डी बिल्कुल अलग है। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन अलग होते हैं डिफरेंशियल अलग होते हैं, कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। अब बात आती है बी की, बी क्यों गलत है। तो बी इसलिए गलत है कि जो यहाँ पे आएगा डिफरेंशियल फंक्शन एग्जांपल के लिए, जो यहाँ इस वाले इंटरवल पे आएगा तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है, डिफरेंशियल फंक्शन हैज़ टू बी कॉन्टीन्यूस। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो पहले रिजेक्ट हो गई। अब कन्फ्यूजन आती है कि ए ऑप्शन सही होगी कि सी। अब इसके अकॉर्डिंग सारे कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, और यहाँ पे सारे डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेशन यही है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन मस्ट बी कॉन्टीन्यूस। तो सी पार्ट हमारा गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वाले इंटरवल पे यहाँ पे ये जो मैंने डार्क किया है, मान लेते हैं डॉट ये वाला है, इस वाले को रीजन को लें तो यहाँ पे ऐसे कुछ फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल हैं बट कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट होगी, बट इन्होंने आंसर में सी दे रखा है जो गलत है, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इसके अंदर, जो CBSE सैम्पल पर के पैटर्न पे इन्होंने कुछ प्रैक्टिस पेपर दिए वो गलत है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से करिएगा। यहाँ पे दे रखा है कि 3 स्टूडेंट हैं, आभा भक्ति चिराग। इन्होंने कुछ 1-to-1 फंक्शन डिफाइन किया और पूछा इनमें से कौन सा फंक्शन 1-to-1 है। तो बेटा आभा के लिए अगर आप ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सिंपल होता है। आप क्या करो, यहाँ पे बना लो 1 पे 0 आ रहा है, ये कह रहा है 1 0 से कनेक्ट है,
1 ही 2 से कनेक्ट है। अब 1 0 से 1 2 से, तो इसका मतलब ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर x से इनपुट करें तो y सेम आए। तो ये तो आबा तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो फंक्शन ही नहीं बना पा रही। ये फंक्शन के लिए एक x पे 2 y नहीं आ सकते, ठीक है। तो आबा तो बिल्कुल ही गलत है कि फंक्शन ही गलत है आबा का। भक्ति की बात करें तो भक्ति कह रही है 1 पे 0 कनेक्ट हो रहा है, ओके। 3 पे 2 कनेक्ट हो रहा है, ओके। 5 पे 4 कनेक्ट हो रहा है, 7 पे 6 कनेक्ट हो रहा है और 9 पे 8 कनेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास 0 2 4 5 6 8 सारी वैल्यू अचीव हो रही है और हर एक वैल्यू एक एक्स से रिलेटेड, हर एक्स की वैल्यू एक वाई से रिलेटेड है। तो यस, इट इज़ अ 1 to 1 फंक्शन। अब एक बार देख लेते हैं चिराग क्या कह रहा है। चिराग कह रहा है बेटा 1 पे 4 कनेक्ट है, ये कह रहा है 3 पे भी 4 कनेक्ट है, यानी 3 भी 4 से कनेक्ट है। तो यहीं रुक जाएंगे। तो ये 1 to 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैनी वैल्यू ऑफ एक्स आर रिलेटेड टू 1 वैल्यू ऑफ वाई, सो इट इज़ मैनी टू 1 फंक्शन। बट हमें तो 1 to 1 फंक्शन की बात करनी थी। तो 1 to 1 फंक्शन किसने डिनोट किया? सही, भक्ति ने। तो ओनली भक्ति इज करेक्ट, बाकी सब ऑप्शन हमारी गलत है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यानी ये भी कंसेप्ट बेस्ड था। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। कॉसेक, तो पहले क्या करता हूँ मैं, कॉसेक क्या करता है, हमें अगर नेगेटिव एंगल हो तो नेगेटिव को बाहर दे देता है। तो पहले आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स। अब यहाँ पे ना √3 से 3 कट सकता है, तो ये बन जाएगा 2/√3। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो हम इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स ऑफ √3/2। तो आपको देखना है बेटा साइन की टेबल में √3/2 कब आता है? तो आप कहेंगे भी √3/2 तो π/6 पे आता है, π/3 पे आता है, सॉरी, है ना, 60 डिग्री पे। तो हमें बेसिकली निकालना है ये, और tan में से नेगेटिव बाहर आ सकता है, यानी हमें -tan π/3 निकालना है। और tan π/3 की वैल्यू √3 होती है। तो हमारा ऑप्शन हो गया -√3, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गई। तो इस तरह से अभी हमने फॉर द टाइमिंग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जल्दी ही हम बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।